Do subscribe guys। तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे किसी तरह डीमन जागरिट को हमारे आस्था भाई ने खत्म कर दिया था और पूरी दुनिया को बचा लिया था, लेकिन मैजिक कोर्ट वाले उल्टा उतनी सारी तबाही का सारा इल्जाम आस्था पर ही डाल देते जिसने इन सबको बचाया था। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रिम वॉर के अंदर भी एक डीमन होता है इसीलिए, और ये लोग आस्था को मौत की सजा सुना देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली भाई ब्लैक बुल्स के रहते आस्था को थोड़ी कुछ होने वाला था, एंड ये सारे लोग सही टाइम पर आकर आस्था को बचा लेते हैं। एंड तभी विज़र्ड किंग का भी एक ऑर्डर वहाँ पर आ जाता है कि आस्था को थोड़ा और टाइम दिया जाएगा अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, और ब्लैक बुल्स की जिम्मेदारी होगी डीमंस के बारे में रिसर्च करने की, ताकि ये लोग भी आस्था की मदद कर सके प्रूव करने के लिए कि आस्था इनोसेंट है। तो आज फिर एक नया सुहाना दिन। आस्था भाई रोज की तरह अपने कामों में लगे होते हैं, लेकिन तभी यामी सर और नेरो इसके पास आ जाते हैं। ओए गधे, तैयार हो जाओ, हम लोग कैप्टन शार्लेट के पास जा रहे हैं। हाँ, लेकिन क्यों यामी सर? क्योंकि वो शायद हमें डीमन और उनके कर्सेस के बारे में कुछ बता सके, क्योंकि उसके ऊपर भी एक टाइम पे बहुत भयानक कर्स था। एंड फिर इधर हम कैप्टन शार्लेट को देखते हैं जो अब जाके होश में आई होती है, एंड यामी सर के साथ बिताए उन सारे पलों को याद कर बहुत शर्मा रही होती है, क्योंकि तुम्हें शायद याद होगा कि ये कैप्टन यामी से बहुत प्यार करती है। लेकिन तभी इसे आवाज आती है, हाँ शार्लेट। एंड तभी यामी सर वहाँ पर आ जाते हैं, यामी सर को देखते ही पागल हो जाती है भाई, एंड वहाँ से भाग जाती है। वो भी इधर उधर नहीं भागती, सीधे दूसरे शहर भाग जाती है। एंड ये अब जाके समझ जाती है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको सब कुछ सच बताना होगा। एंड असल में इसकी स्क्वाड का सिर्फ एक ही रूल था कि कोई भी लड़की किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती, एंड इसके स्क्वाड के इस रूल को ये खुद कैप्टन होकर ही तोड़ रही होती है। इसलिए ये डिसाइड करती है कि अब ये इसकी सारी स्क्वाड की मेंबर्स को सब कुछ सच सच बता देगी कि ये यामी सर से बहुत प्यार करती है, और फिर अपनी कैप्टन वाली पोस्ट से रिजाइन कर देगी। लेकिन जैसे ही अपनी स्क्वाड की सारी मेंबर्स को सब कुछ सच सच बताती है, ये सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। एंड असल में इन सब का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, एंड ये सारी कैप्टन शार्लेट से कहती है कि वो यामी सर को सब कुछ सच सच बता दे। एंड तभी यामी सर, आस्था और नेरो वहाँ पर आ जाते हैं, एंड कैप्टन शार्लेट की तो हवा टाइट हो जाती है। लेकिन ये सारी कैप्टन शार्लेट से जबरदस्ती करने लगती है यामी सर को उनकी फीलिंग्स को बताने के लिए। लेकिन तभी यामी सर कहते हैं, नहीं शार्लेट, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ। जिसको सुन के शार्लेट थोड़ा डर जाती है कि यामी सर को कैसे पता है कि यामी सर से प्यार करती है। मैं जानता हूँ शार्लेट, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, इसीलिए तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ कि तुम मुझे देखते ही सीधे दूसरे शहर भाग जाओ। जिसको सुन के ये सब के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि यामी सर कितने बुद्धू हैं भाई, इनको बिल्कुल उल्टा ही लग रहा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बस एक मदद कर दो। इस लड़के को देख रही हो, मुझे डीमंस के खिलाफ रिसर्च करने का ऑर्डर मिला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं इस गधे को बचा सकूँ। जो कर्ज तुम्हारे ऊपर था वो भी एक डीमन का ही था ना? हाँ, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, तुम्हारी स्क्वाड में एक मेंबर है यामी, जिसकी फैमिली डीमन कर्सेस की एक्सपर्ट है। अच्छा, फिर ठीक है। एंड बेचारी शार्लेट आज भी यामी सर को अपनी असली फीलिंग नहीं बता पाती, एंड जिसकी बात शार्लेट कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि गॉर्डन ही होता है, जिसको देख के लगता भी है भाई कि इसको कर्सेस के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा। और हाँ, अगर तुम लोगों को कर्सेस का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कर्सेस का मतलब एक तरह से श्राप होता है जो कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊपर अपने मैजिक या फिर किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर डाल सकता है, जिससे दूसरे आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, या फिर उसके साथ सब कुछ बुरा बुरा होने लगता है तब तक जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। मतलब एक तरह से समझ लो बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है कर्स। और अगर किसी को भी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स लगाना होता है तब वो किसी डीमन के साथ कुछ डील करके ही लगा सकता है। फिर हम देखते हैं यामी सर गॉर्डन के पास आ जाते हैं। तुम तो सच में बहुत डरावने हो यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। तुम, आस्था, गॉच वगैरह तुम्हारे घर जाओगे डीमंस के अगेंस्ट कुछ इन्फो जमा करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली डीमन कर्सेस की एक्सपर्ट है ना शायद। एंड गॉर्डन तुरंत ही तैयार हो जाता है क्योंकि ये भी आस्था को बचाना चाहता है। फिर ये सारे गॉर्डन के घर जाने लगते हैं जहाँ से गॉर्डन बचपन में भाग गया था, क्योंकि असल में इसकी फैमिली का बिजनेस था डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों के ऊपर कर्स लगाने का। एंड गॉर्डन ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहता था, वो दोस्त बनाना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर से भाग गया था। फिर हम देखते हैं चारों गॉर्डन के घर पर आ जाते हैं, जो कि भाई कुछ ज्यादा डरावना होता है। एंड इसके घर से ज्यादा डरावने तो इसके घर वाले होते हैं। गॉर्डन इस घर में अपनी दादी, बहन, पापा और मम्मी के साथ रहता था, और हाँ, एक कुत्ता भी जिसने आस्था भाई को पीछे से पकड़ लिया होता है। एंड फिर ये सारे लोग साथ में डिनर करते हैं, और गॉच बस ये सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे एक जैसे दिखते हैं, और कैसी अजीब सी फैमिली है भाई गॉर्डन की। खाने में पता नहीं क्या दिया हुआ है जिसमें आधे से ज्यादा चीजें तो जिंदा है। गॉच और ग्रे तो कुछ नहीं खा रहे होते, लेकिन आस्था भाई मस्त हमेशा की तरह फ्री का खाना ठूसने में बिजी होते हैं। ब्रेड कहाँ गया? आपने वो खा लिया दादी। एंड तभी गॉर्डन की ये बहन ग्रे को एक चीज देती है इससे दोस्ती करने के लिए, लेकिन उस चीज को देख के इसकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं, एंड सिर्फ गॉर्डन के पापा वहाँ पर रह जाते हैं। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, क्या हुआ? और खाना चाहिए? नहीं
प्लीज पापा, मैंने जो भी किया मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए और मेरी मदद करिए। हम यहाँ डीमन और कर्सेस के बारे में जानने आए हैं ताकि हम हमारे दोस्त आस्था को बचा सकें। ठीक है। एंड फिर गॉर्डन के पापा इन सबको अपनी लैब में लेके आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। एंड तभी ये अपने ब्लैक ऑयल मैजिक का यूज करते हैं जिससे आस्था तो एकदम डर जाता है, लेकिन असल में वो अपने इस मैजिक से बस आस्था का चेकअप कर रहे होते हैं। एंड असल में इसके पापा डरावने होते हैं और डीमन और कर्सेस के बारे में जानते और किया करते थे, लेकिन अब असल में ये एक डॉक्टर बन गए होते हैं। एंड इन्होंने कर्सेस वाला काम अब बंद कर दिया होता है, मतलब अच्छे बन गए होते हैं। एंड फिर ये इन सबको कर्सेस के बारे में बताते हैं। फिर इधर हम नोएल को देखते हैं जिसको नोजेल इसका बड़ा भाई अब जाके सच्चाई बताता है कि असल में नोएल की मम्मी नोएल को जन्म देने की वजह से नहीं मरी थी, बल्कि वो भी एक डीमन के कर्ज की वजह से मरी थी। लेकिन आखिर किसने दिया वो कर्ज मेरी मम्मी को? आखिर किस डीमन? चुप रहो नोएल, और अब हम इस बारे में और बात नहीं कर सकते। अगर तुम इस बारे में और जानना चाहती हो तो तुम्हें कोरल पिकॉक स्क्वाड के कैप्टन डॉर्थी के पास जाना होगा। एंड इसीलिए तुरंत ही नोएल कैप्टन डॉर्थी के पास आ जाती है। ओ तो तुम आ गई, मुझे नोजेल ने बताया था कि तुम आने वाली हो। प्लीज मुझे बताइए कैप्टन डॉर्थी, आखिर किस डीमन ने मेरी मम्मी को? एंड तो भी डॉर्थी तुरंत ही इसे चुप करा देती है। तुम्हें नोजेल ने बताया नहीं क्या कि हम इन चीजों के बारे में यहाँ ओवरवर्ल्ड में बात नहीं कर सकते? चलो मेरे साथ। एंड फिर डॉर्थी नोएल को अपने ड्रीम वर्ल्ड में लेके आ जाती है। हाँ, अब क्योंकि हम मेरे ड्रीम वर्ल्ड में हैं, इसलिए अब हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन क्यों? आखिर असली वर्ल्ड में क्यों नहीं? क्योंकि असली वर्ल्ड में अगर तुम किसी भी डीमन या उसके कर्ज के बारे में बात करती हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि वो तुम्हारे ऊपर भी आ जाए। इसीलिए नोजेल ने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ। नोएल, तुम्हारी मम्मी तुम्हें जन्म देने की वजह से नहीं, बल्कि एक डीमन मैगी क्यूला के कर्ज की वजह से मरी थी। एंड ये नाम याद रखना भाई, मैगी क्यूला, ज़ाग्रेट से भी ज्यादा खतरनाक डीमन। एंड भाई अब आगे का ब्लैक क्लोवर इतना ज्यादा कमाल होने वाला है ना कि मैं क्या बताऊं। एंड फिर हम देखते हैं डॉर्थी से कहती है, पहले बहुत कम ही लोग थे जो डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से यहाँ ओवरवर्ल्ड में डेविल्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खास करके स्पेड किंगडम में। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जो लांग्रिस से मिलने जाता है और लांग्रिस से कहता है, आखिर क्यों भैया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें इतना बुरा भला बोला, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो लांग्रिस, और क्या। लेकिन हाँ लांग्रिस, अब मैं तुम्हें मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भागने नहीं वाला। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, और फिर मैं बनूंगा हमारी फैमिली का अगला लीडर और मिस फिनिश से शादी करूंगा और मिस फिनिश को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। जिसको सुन के फिनिश थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन तभी लांग्रिस इससे कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते भैया, मेरे साथ आओ। एंड फिर लांग्रिस फिनरल को लेके कहीं पर जाने लगता है। तुम जानना चाहते हो भैया, तुम मिस फिनिश को खुश क्यों नहीं रख सकते? एंड तभी इन दोनों के सामने गोल्डन डॉन की दो बहुत सुंदर लड़कियां आ जाती है। एंड फिनरल तो अपनी आदत से मजबूर वो इन दोनों के ऊपर तुरंत ही लाइन मारने लगता है, देखो भैया, इसीलिए तुम मिस फिनिश के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम जैसी किसी सुंदर लड़की को देखते हो तुम पागल हो जाते हो, फिर आखिर तुम कैसे मिस फिनिश को खुश रखोगे? हाँ। एंड फिनरल समझ जाता है कि भाई लांग्रिस सही कह रहा है, अगर वो ऐसे ही रहेगा तो फिर वो मिस फिनिश के लायक है ही नहीं। एंड फिर इधर हम देखते हैं गॉर्डन के पापा अपने मैजिक से ग्लोवर किंगडम का एक बड़ा सा मैप बना देते हैं, जहाँ पे जिन जिन लोगों के ऊपर भी किसी डीमन का कर्स होता है वहाँ पे एक फ्लेम जल रही होती है, जिसमें से एक ब्लैक बुल्स के बेस पे भी चमक रही होती है हेनरी की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर भी किसी डीमन का ही कर्स होता है, जिसकी वजह से इतना बीमार रहता है और बिना लोगों की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब किए बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जब ये लोग थोड़ा सा क्लोवर किंगडम से बाहर जाते हैं तब इन लोगों को अचानक से एक बहुत बड़ी फ्लेम दिखती है जो हार्ट किंगडम से आ रही होती है। मतलब हार्ट किंगडम में कोई ऐसा होता है जिसके ऊपर किसी डीमन का बहुत बड़ा कर्स होता है। एंड आस्था समझ जाता है कि हार्ट किंगडम में भी कोई है जिसके ऊपर किसी डीमन का बहुत बड़ा कर्स है। फिर ये लोग वापस अपने बेस में आ जाते हैं और सब कुछ यामी सर को बताते हैं। यामी सर, हमें हार्ट किंगडम जाने होगा ताकि हम डीमन और कर्सेस के बारे में और जान सके। ठीक है, मैं जूलियस के पास जाके कुछ जुगाड़ करता हूँ। एंड फिर यामी सर अपने जुगाड़ से आस्था, नोएल, मिमोसा और फिनरल को हार्ट किंगडम में जाने की परमिशन दिला देते हैं। ओए आस्था, अगर जरा सी भी दिक्कत हो तो फिनरल के साथ तुरंत वापस भागाना, ठीक है? हाँ जल्दी आना, फिर हम लड़ाई भी करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग अपने काम पे निकलो। एंड फिर वेनेसा, लक और मैग्मा अपने मिशन के लिए कहीं पर निकल जाते हैं। एंड ये चारों और नेरो हार्ट किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में हम लोग देखते हैं आस्था बहुत भूखा होता है तो वो मिमोसा का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। वाह मिमोसा, तुम्हारा खाना कितना टेस्टी है, तुम सच में बहुत अच्छी वाइफ बनोगी। जिसको सुन के मिमोसा बहुत शर्मा जाती है। नोएल को बहुत जलन होती है। ये लो पानी पियो। हाँ, जबरदस्ती क्यों पिला रही हो पानी मुझे? चुप रहो। एंड ये दोनों भी अभी तक की समझ चुकी होती हैं कि ये दोनों भी राइवल्स हैं। एंड फिर अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं हार्ट किंगडम, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर किंगडम होता है। एंड इस किंगडम की जो क्वीन होती है उसकी मैजिकल पावर लगभग पहले विज़र्ड किंग के बराबर होती है। एंड वो पूरे के पूरे हार्ट किंगडम के पानी को एक ही जगह से कंट्रोल करती है और सब कुछ देखती है और जानती है कि उसके पूरे किंगडम में क्या हो रहा है अपने माना जोन की मदद से। एंड इस किंगडम की क्वीन के पास भी नोएल की तरह वाटर मैजिक होता है एंड यूनो की तरह वन ऑफ द 4 स्पिरिट्स में से एक द वाटर स्पिरिट उडीने भी। एंड तभी अचानक से इनकी बोट पर गाजा आ जाता है एंड ये भी बहुत स्ट्रांग होता है। मेरा नाम है गाजा, आप सबका स्वागत है हार्ट किंगडम में। एंड इनका हार्ट किंगडम सच में बहुत ज्यादा सुंदर होता है, हर तरफ बस पेड़ और पानी
जो कि खुद इस किंगडम की क्वीन कंट्रोल कर रही होती है। एंड फिर हम इनकी किंगडम की क्वीन को देखते हैं। टाइम आ गया है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का। एंड तभी अचानक से आस्था एक वाटर बबल में फंस जाता है एंड उड़कर कहीं पर जाने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? माफ करना, लेकिन ये करना हमारे लिए जरूरी है, चलो जल्दी। एंड फिनरल के मैजिक से ये लोग तुरंत ही आस्था के पीछे निकल जाते हैं, लेकिन गाजा बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ये इन लोगों को रोक देता है। एंड इससे लड़ने के लिए नोएल अपने वाटर वैल्करी आर्मर को पहन लेती है। एंड फिर इधर हम आस्था को देखते हैं जो पता नहीं उड़कर कहां पर आ जाता है। एंड तभी इसके सामने ढेर सारे वाटर सोल्जर्स आ जाते हैं। गाजा नोएल के ऊपर लाइटनिंग मैजिक का यूज कर देता है, जो कि तब तक नोएल का पीछा करेगी जब तक उसे लग नहीं जाती, लेकिन फिनरल इसे बचा लेता है और मिमोसा भी नीचे से गाजा के ऊपर अटैक करने लगती है। बस बहुत हुआ, लगता है मुझे मेरी थोड़ी बहुत पावर यूज करनी पड़ेगी। एंड तभी गाजा इन तीनों के ऊपर अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल लाइटनिंग डांस का यूज कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। एंड इधर हम देखते हैं आस्था के सामने द वाटर स्पिरिट उडीने खड़ी होती है, जो आस्था को अपने वाटर सील मैजिक से पकड़ लेती है, जिससे आस्था छूट नहीं पा रहा होता और सांस भी नहीं ले पा रहा होता। एंड इधर हम देखते हैं गाजा का मैजिक अटैक, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था, उससे फिनरल ने किसी तरह सबको बचा लिया होता है और एक टेलीपोर्टेशन को ठीक इसके पीछे खोल दिया होता है। नोएल यहाँ से गाजा के ऊपर अपने वाटर ड्रैगन गॉड अटैक यूज कर देती है। एंड इधर हम देखते हैं नेरो वहाँ आस्था के पास आ जाती है एंड आस्था को अपने सीलिंग मैजिक से अनलॉक कर देती है। एंड आस्था अपनी की से समझ जाता है कि हार्ड किंगडम की जो क्वीन है वो यहीं पर आसपास कहीं है। एंड आस्था तुरंत ही अपने डीमन फॉर्म का यूज करता है और इस क्वीन के वाटर रूम के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी ये देखता है वहाँ थ्रोन पर क्वीन नहीं बल्कि कोई पुतला बैठा होता है। एंड असली क्वीन यहाँ बगल में सो रही होती है, जो आस्था की आवाज सुनकर उठ जाती है। एंड इसका नाम होता है लोरो पेचिका, पता नहीं कैसा नाम है भाई। एंड वाटर स्पिरिट उडीने बिल्कुल इसकी मम्मी की तरह इसका ख्याल रखती है। एंड फिर इधर हम गाजा को देखते हैं, जो किसी तरह अपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल का यूज कर नोएल के वाटर ड्रैगन गॉड अटैक से बच गया होता है। एंड इन तीनों से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया होता है। बहुत अच्छे, इतना काफी है शायद। एंड अगले ही पल ये इन तीनों के बगल में होता है। हाँ, कितना ज्यादा फास्ट है ये। मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे ऑर्डर मिला था आप तीनों से लड़ने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के मैजिक स्टेजेस को पता कर सकूं। मैजिक स्टेज वो क्या होता है? फिर इधर हम इन चारों को देखते हैं। हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए जिसके ऊपर किसी डेविल का बहुत बड़ा कर्ज है। जिसको सुन के उडीने एकदम शॉक्ड रह जाती है। इसे कैसे पता है? लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारे सीक्रेट को किसी क्लोवर किंगडम वाले को नहीं बता सकते। हाँ, वो मैं ही हूँ। मेरे ऊपर एक डेविल का कर्ज है जिससे मैं 1 साल में मर जाऊंगी। क्या? लोरो पेचिका, मैंने मना किया था ना इसके बारे में किसी को ना बताने से। ओ सॉरी, मैं भूल गई थी। एंड असल में हार्ड किंगडम की जो क्वीन थी उसी के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक कर्ज है जिससे 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया था ताकि हम आप लोगों की मैजिक स्टेजेस पता कर सके। लोरो पेचिका के ऊपर एक डेविल मैगिक्यूला का एक कर्ज है और अगर हमने जल्दी उसे नहीं मारा तो लोरो पेचिका 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। मैजिक स्टेजेस वो क्या होते हैं? सारे मैजिक नाइट्स की पावर को हम हार्ड किंगडम में मैजिक स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 9 वाले बहुत वीक होते हैं और ऊपर आते आते स्टेज 0 तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जैसे क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स। और क्योंकि हमारी लड़ाई एक डीमन से है, इसीलिए हमें खाली उन लोगों की जरूरत है जो स्टेज 1 से ऊपर हो। और हाँ, एक स्टेज और होता है जो स्टेज 0 से भी ऊपर होता है, जिसका नाम होता है आर्केन स्टेज, जिसमें वो लोग आते हैं जिनके अंदर डीमंस को टक्कर देने की एबिलिटी होती है, जैसे तुम्हारे पास आस्था, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक डीमन की पावर है, और मिस नेरो जिनके पास बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन सीलिंग मैजिक है, और विजर्ड किंग यामिसो के हीरो। आप सब लोग आर्केन स्टेज में आते हैं और अगर हमें मैगिक्यूला को हराना है तो हमें बहुत सारे स्टेज 1 से लेके आर्केन स्टेज वाले मैजिक नाइट्स की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं, क्या हुआ? मैं मेरे पेड़ों को पानी देना भूल गई। कैसी लड़की है ये, इतनी जरूरी बात चली अभी। एंड फिर लोरो पेचिका यहीं से बैठे बैठे पूरे के पूरे हार्ड किंगडम में बारिश करवा देती है। एंड सच में इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा होती है। लोरो पेचिका, अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि और लोग आ रहे तुमसे मिलने। एंड तभी ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। उडीने लोरो पेचिका को एकदम सुंदर सी क्वीन की तरह तैयार कर देती है। वाह, कितनी सुंदर है। नहीं नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो फिनरल, तुम सिर्फ अब मिस फिनिश के हो। एंड फिर ये इन सबको सारी चीजें समझाती है। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि आस्था के वर्ल्ड में 4 किंगडम्स होते हैं। क्लोवर किंगडम जहाँ पे हमारे आस्था भाई रहते हैं, डायमंड किंगडम जहाँ से मार्स आया था, हार्ट किंगडम जहाँ पे अभी ये लोग हैं, और स्पेड किंगडम जिसके कुछ मैजिक नाइट्स के पास अचानक से बहुत ज्यादा पावर आ गई हो, मानो वो आस्था की तरह किसी डीमन की पावर को यूज कर रहे हैं। उडीने इन सबको बताती है कि लोरो पेचिका के ऊपर जो कर्ज है उसे मैगिक्यूला ने दिया है, उसी ने जिसके कर्ज की वजह से नोएल की मम्मी खत्म हुई थी। एंड मैगिक्यूला की पावर्स को स्पेड किंगडम के कुछ मैजिशियंस यूज कर रहे हैं बाकी के किंगडम्स पर कब्जा करने के लिए। एंड तभी स्पेड किंगडम ने डायमंड किंगडम के ऊपर अटैक किया होता है उनके किंगडम पर कब्जा करने के लिए। एंड उन्हीं स्पेड किंगडम में से एक मैजिशियन जो मैगिक्यूला की पावर को यूज कर रहा होता है, वो इधर लक, मैग्मा और वेनेसा के सामने खड़ा होता है। ये तीनों अपने एक मिशन में डायमंड किंगडम में स्पाई करने आए होते हैं, स्पेड किंगडम के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। एंड इनके सामने जो स्पेड किंगडम का मैजिक नाइट खड़ा होता है, इसने अकेले डायमंड किंगडम के कई मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स को खत्म कर दिया होता है। एंड इसका नाम होता है जीनोन। एंड भाई ये नाम भी याद रखना। एंड तभी मैग्मा लक से कहता है,
ओए लक, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, आज हमेशा की तरह बाहर मत निकलना अपने से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ने के लिए। लेकिन तभी लक कहता है, नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं इससे लड़ना नहीं चाहता, मुझे डर लग रहा है। एंड तुम समझ रहे हो भाई, मतलब लक जो सिर्फ लड़ने के लिए जीता है वो तक डर रहा होता है ज़ीनोन की डेविल पावर्स की वजह से। एंड फिर इधर हम इन सबको देखते हैं जो विज़र्ड किंग को फोन मिलाते हैं इन्हें सब कुछ बताने के लिए कि स्पेड किंगडम वाले एक डीमन मैगिक्यूला की पावर को यूज कर पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए स्पेड किंगडम ने अभी डायमंड किंगडम पर अटैक किया ताकि पहले तो वो उन पर कब्जा कर ले, जो कि वो थोड़े महीनों में कर लेंगे। एंड इसीलिए मैगिक्यूला ने लोरोपेचिका के ऊपर अपना कर्ज डाल दिया होता है, जिससे बिना लड़े ही लोरोपेचिका 1 साल में खत्म हो जाएगी और फिर आसानी से हार्ड किंगडम भी स्पेड किंगडम में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा क्लोवर किंगडम के लिए, क्योंकि फिर स्पेड किंगडम का अगला और आखिरी निशाना क्लोवर किंगडम ही होगा। एंड इसीलिए लोरोपेचिका विज़र्ड किंग से कहती है कि ये चाहती है हार्ड किंगडम और क्लोवर किंगडम साथ में मिलकर स्पेड किंगडम से लड़े और मैगिक्यूला को हराएं, जो कि ज़ाग्रेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसीलिए लोरोपेचिका क्लोवर किंगडम से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट्स जो कि स्टेज 1 से ऊपर हो, उन्हीं को भेजे हार्ड किंगडम के साथ मिलकर लड़ाई करने के लिए। और ये इन सबको 6 महीनों का टाइम देती है स्ट्रॉन्ग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। फिर 6 महीनों बाद जो भी क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स स्टेज 1 से ऊपर होंगे वो हार्ड किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम पर अटैक करेंगे और विज़र्ड किंग ऑब्वियसली इसकी रिक्वेस्ट को मान जाते हैं। एंड भाई तुम समझ रहे हो ना आगे के पार्ट्स कितने ज्यादा बवाल होने वाले हैं। इन लोगों की लड़ाई अब डीमन से होने जा रही है भाई, किसी इंसान या एल्फ से नहीं। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के सारे लोगों को बुलाया जाता है सबको ये बताने के लिए कि आई ऑफ द डार्क सन वाले का खतरा अब टल चुका है। सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन वहां पर खड़े होते हैं सिवाय यामी सर और कैप्टन जैक के, जो हमेशा की तरह पता नहीं क्यों लेट हो जाते हैं। एंड कैप्टन रिल भी यहाँ पर खड़ा होता है जिसको लवेरिया हो गया होता है चार्मी से। चार्मी जब बड़ी हो गई थी और इसकी बैंड बजाई थी, उसी के प्यार में पूरा खोया हुआ रहता है अब हमेशा। एंड क्योंकि विज़र्ड किंग अपने बच्चे वाले रूप में बाहर नहीं आ सकते थे, इसलिए डॉक्टर रोमन विज़र्ड किंग के कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। एंड तभी कैप्टन विलियम सबको बताते हैं कि आई ऑफ द डार्क सन वाले अब खत्म हो चुके हैं और उनका क्लोवर किंगडम अब सेफ है। एंड तभी किंग मोमो वहां पर आ जाते हैं अपनी स्पीच देने के लिए, क्योंकि विज़र्ड किंग तो दे नहीं सकते थे हमेशा की तरह, इसीलिए किंग मोमो आए होते हैं यहाँ पर अपनी स्पीच देने के लिए, जिसको कोई भी नहीं सुनना चाहता था। एंड ये बेचारे अपनी स्पीच दे ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर यामी सर और कैप्टन जैक आ जाते हैं जो हमेशा की तरह आपस में लड़ रहे होते हैं। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भिखारी, भूलो मत तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो यामी। एंड अब जाके इन दोनों को याद आता है कि इन लोगों को यहाँ पे इन सारे कैप्टन के साथ होना था। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? हाँ किंग मोमो प्लीज अपनी दया दिखाइए और इन दोनों को माफ कर दीजिए। किंग मोमो अब यहाँ से जा रहे हैं, सब लोग ताली बजाइए। एंड फिर किंग मोमो वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन भी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ मीटिंग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पे ये चारों भी होते हैं। इसको क्या हो गया, कहाँ पे खोया हुआ है ये? और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, पॉटी लगी है क्या? नहीं पागल हो क्या? एंड तभी विज़र्ड किंग भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड डामा नीटो भी आ जाता है, जिसको देखकर आस्था थोड़ा डर जाता है। एंड फिर विज़र्ड किंग इन सारे कैप्टन को स्पेड किंगडम और मैगिक्यूला डीमन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके स्क्वाड मेंबर्स को 6 महीने में हार्ड ट्रेनिंग देके स्टेज 1 से ऊपर पहुंचाने की, ताकि वो लोग हार्ड किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम को रोक सकें। और क्योंकि आस्था की बहुत जरूरत पड़ेगी डेमन मैगिक्यूला से लड़ने में और उसे हराने में, इसलिए विज़र्ड किंग डामानीटो से आस्था के लिए 6 महीनों का टाइम और मांगते हैं, जिसे ऑब्वियसली डामानीटो मना नहीं कर पाता। एंड फिर विज़र्ड किंग पर्पल ऑर्का के प्रीवियस कैप्टन ऑस्कर को भी एक और मौका दे देते हैं, क्योंकि इसकी पावर भी काफी यूजफुल होगी स्पेड किंगडम के खिलाफ। और फिर विज़र्ड किंग इन सबसे कहते हैं, और हाँ क्योंकि क्लोवर किंगडम को वापस बनाने में हमारे बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन की सैलरी को आधी कर देंगे, जिससे इन लोगों को तो कुछ परेशानी नहीं होती, लेकिन इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो मेरे ऊपर कितना उधार है। माफ करना यामी, लेकिन वोटिंग पहले ही हो चुकी है। एंड फिर रात में ये दोनों कैप्टन विलियम्स को पकड़ लेते हैं इनके साथ जुआ खेलने के लिए, ताकि ये दोनों अपनी बाकी की सैलरी इससे वसूल कर सके, क्योंकि इन्हें लगा था ये लोग आसानी से कैप्टन विलियम्स को तो हरा ही देंगे, लेकिन ये दोनों बेचारे अपने सारे कपड़े तक हार जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग वापस से ब्लैक बुल्स के बेस पे आ जाते हैं। लक की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो अभी भी ज़ीनोन की उतनी ज्यादा डरावनी डीमन एनर्जी को भूल नहीं पाया होता। लेकिन तभी यामी सर इन सबसे कहते हैं, ध्यान से सुनो तुम सब के पास 6 महीने हैं स्ट्रॉन्ग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। अगर तुम लोग क्लोवर किंगडम की तरफ से हार्ड किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम को हराना चाहते हो, और हाँ ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है ताकि हम आज तक और अपने क्लोवर किंगडम को बचा सकें। और याद रखना इस बार हमारे ऊपर जो खतरा है वो पिछले खतरे से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए फिर से टाइम आ गया है गधों अपनी लिमिट्स को सरपास करने का। एंड ये सारे लोग तैयार होते हैं 6 महीने में हद
सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। एंड 6 महीने बाद इन सब में से जितने भी लोग स्टेज 1 के ऊपर होंगे वो लड़ेंगे जाग्रेट से भी ज्यादा खतरनाक डीमन से, जिनमें से बस एक होगी मैगीक्यूला। एंड मैं फिर से बता दे रहा हूँ भाई, आगे के पार्ट सब के बारे में और रिसर्च करने के लिए, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि हार्ट किंगडम में किसी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक डीमन मैगीक्यूला का कर्ज है। वही डीमन जिसने नोएल की मम्मी को भी अपने कर्ज से मारा था। और मैगीक्यूला का कर्ज जिसके ऊपर था वो कोई और नहीं बल्कि खुद हार्ट किंगडम की क्वीन लोरोपेचिका थी, जो उस कर्ज की वजह से 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी अगर जल्द ही मैगीक्यूला को नहीं मारा गया। एंड असल में डीमन मैगीक्यूला की पावर्स को यूज कर स्पेड किंगडम वाले पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, जिस वजह से स्पेड किंगडम ने अभी डायमंड किंगडम पर अटैक किया होता है, जिसपे ये थोड़े महीनों में कब्जा कर लेंगे। और इसीलिए मैगीक्यूला ने हार्ट किंगडम की क्वीन के ऊपर अपना कर्ज डाला होता है, जिससे 1 साल के अंदर लोरोपेचिका मारी जाएगी और फिर स्पेड किंगडम वाले आसानी से हार्ट किंगडम पर भी कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद स्पेड किंगडम का आखिरी निशाना होगा हमारा क्लोवर किंगडम। एंड इसीलिए लोरोपेचिका विज़र्ड किंग से रिक्वेस्ट करती है हार्ट किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम को रोकने के लिए, जिससे ऑब्वियसली विज़र्ड किंग मना नहीं कर सकते थे। लोरोपेचिका क्लोवर किंगडम के सारे मैजिक नाइट्स को 6 महीनों का टाइम देती है हद से ज्यादा स्ट्रांग होकर स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। और 6 महीनों बाद जो भी क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट स्टेज 1 या उससे ऊपर होंगे वो लड़ेंगे हार्ट किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम और कुछ जागरेट से भी ज्यादा खतरनाक डीमन से, जिनमें से एक होगी मैगीक्यूला। फिर आज हम देखते हैं आस्था भाई किसी तरह नोएल से लिफ्ट लेकर हाजे विलेज जा रहे होते हैं एंड तभी यूनो इनके बगल से निकल जाता है एंड आस्था यूनो को देखकर भागने लगता है इसके पीछे। ओए यूनो, तुम भी हाजे विलेज जा रहे हो क्या? हाँ, दिखता नहीं क्या? ठीक है फिर आओ रेस लगाते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई आस्था तो दौड़ रहा होता है और यूनो उड़ रहा होता है, तो इसलिए यूनो आसानी से आस्था को रेस में हरा देता है। एंड फादर जब इन दोनों को देखते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर आस्था से कहते हैं, आस्था मैंने न्यूज़पेपर पे देखा था कि मैजिक कोड वाले कह रहे थे कि तुमने अपनी डेविल पावर से वो सारी तबाही मचाई थी। नहीं फादर, अब तुम्हें कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है आस्था, हमारा पूरा हाजे विलेज जानता है कि तुमने हम सबको बचाया था, लेकिन हाँ क्योंकि तुम्हारी फोटो पेपर में निकली थी इसलिए मैंने इसे फ्रेम करवा दिया। ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। फिर यूनो फादर से पूछता है कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं, जिसपे फादर इन दोनों को बहुत खुशी से बताते हैं कि उस पैसे की मदद से जो आस्था यूनो इनको भेजते हैं उससे इन लोगों ने हाजे विलेज में पहला मैजिक स्कूल खोल दिया है, जिसमें सिस्टर लिली और कुछ और लोग टीचर की तरह पढ़ा रहे होते हैं और सारे के सारे आस्था के भाई बहन उसमें पढ़ रहे होते हैं। पूरे के पूरे हाजे विलेज के लोग आस्था और यूनो को देखकर बहुत खुश होते हैं एंड ये दोनों भाई फुल सेलिब्रिटी बन गए होते हैं हाजे विलेज के। लेकिन इन दोनों को जो देखकर सबसे ज्यादा खुश होती है वो होती है सिस्टर लिली। और आस्था भाई हमेशा की तरह कहाँ ही सुधरने वाला था। सिस्टर लिली प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। ओह सॉरी आस्था, ये बस मुझसे अपने आप हो जाता है। एंड तभी नोएल भी आकर आस्था के ऊपर क्रैश कर जाती है। वो तुम मेरे सामने आ गए इसीलिए मैं ठुक गई, समझे ना। एंड तभी नेरो भी वहाँ पर आ जाती है एंड क्योंकि सारे बच्चों के लिए आस्था और यूनो एक इंस्पिरेशन की तरह होते हैं, इसलिए सिस्टर लिली इन दोनों से रिक्वेस्ट करती है सारे बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इन सारे बच्चों को यूनो तो थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ाता है, वहीं आस्था सारे बच्चों को फुल एक्सरसाइज कराने लग जाता है, क्योंकि हमारे आस्था भाई को सिर्फ यही तो आता है। फिर इन्हें ये दोनों भी मिलते हैं जिन्होंने एपिसोड 1 में यूनो के ऊपर अटैक किया था जब इसको इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर मिली थी। एंड ये दोनों भी भाई आस्था यूनो के फुल फैन हो गए होते हैं और स्कूल में एज अ टीचर पढ़ा रहे होते हैं। एंड फिर ये सारे लोग जब घर वापस जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में मैक्स मिलता है एंड ये भी आस्था की तरह सीक्रेटली अब फुल ट्रेनिंग करने लग गया होता है, क्योंकि ये भी आस्था की तरह एक मैजिक नाइट बनना चाहता है। उसके बाद ये सारे लोग चर्च आ जाते हैं और डिनर की तैयारी करने लगते हैं। वहीं आस्था यूनो उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आस्था ने यूनो की ग्रिम वॉर को स्नेक से बचाया था। एंड तभी आस्था यूनो से कहता है, ओ यूनो सब कुछ कितना बदल गया है ना यार, कोई भी कभी ये सोचता भी नहीं था कि वो मैजिक नाइट बन सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक स्कूल बन गया है और कितने सारे बच्चे हम दोनों की तरह एक मैजिक नाइट बनना चाहते हैं। हाँ तुमने सही कहा आस्था, हम दोनों के साथ हमारा विलेज भी हर दिन और ज्यादा बेहतर होता जा रहा है और इसीलिए अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम हमारे विलेज और हमारे क्लोवर किंगडम को स्पेड किंगडम और उन डीमंस के खतरे से बचा सकें। बिल्कुल सही कहा तुमने यूनो, हम हमारे क्लोवर किंगडम को कुछ नहीं होने दे सकते, क्योंकि मुझे क्लोवर किंगडम का अगला विज़र्ड किंग भी तो बनना है। वो तो मैं बनूंगा। एंड फिर ये दोनों फिर से वही अपना आइकॉनिक पोज मारते हैं जो इन लोगों ने एपिसोड 1 में मारा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं ब्लैक बुल्स वाले अपने बेस पे हमेशा की तरह मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई आता है जो इतनी तेज इनका दरवाजा ठोकने लगता है कि पूरा कैसल हिलने लगता है। और तुम लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा कि वो कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन लायन स्क्वाड की प्रीवियस कैप्टन वर्मिलियन होती है, जो इन सबको पकड़कर अपने साथ फिर से इस वोल्केनो ट्रेनिंग कैंप पर ले आती है, जिसको देखते ही आस्था के अलावा सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आस्था तो एक बार पहले इस ट्रेनिंग में पास हो चुका है। एंड तभी लियो भी वहाँ पर आ जाता है। और मेरे राइवल नाश्ता, कैसे हो तुम? अरे
लियो, तुम मुझसे लंबे कैसे हो गए? पता नहीं, तुम शायद छोटे हो गए हो। हाँ, मैं भले ही तुमसे छोटा हूँ लेकिन मैं अभी भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं तुमसे पहले इस वोल्केनो पे चढ़ूंगा। एंड आस्था फिर फुल स्पीड में वोल्केनो की टॉप पर जाने लगता है, लेकिन तभी वर्मिलियोन इसे पकड़ लेती है और इससे कहती है इस बार तुम लोग वोल्केनो के टॉप पर नहीं बल्कि इस वोल्केनो के अंदर जाओगे। जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। याद है ना तुम लोगों को, इस बार हमारी लड़ाई हमारे पिछले दुश्मनों से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोगों से है, इसीलिए इस बार तुम लोगों की ट्रेनिंग भी और ज्यादा हार्ड होगी। और हाँ, याद रखना, अगर एक सेकंड के लिए भी वहाँ नीचे तुम्हारी माना स्किन गायब हुई तो तुम लोग वहीं पर जल कर राख हो जाओगे। जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन ये बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं थे, इसलिए तैयार हो जाते हैं सबके सब अपनी माना स्किन के साथ इस मैजिक वोल्केनो के अंदर जाने के लिए। एंड इस बार क्योंकि आस्था भी अपने मैजिक को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता था, इसलिए ये भी अपने आप को पूरा एंटी मैजिक में घेर लेता है। एंड फिर ये सारे इस वोल्केनो के अंदर जाने लगते हैं। एंड चार्मी वहां से भाग रही होती है, लेकिन तभी वर्मिलियोन इससे कहती है शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन उस वोल्केनो के अंदर कुछ ऐसे जानवर हैं जो इतने ज्यादा टेस्टी हैं कि मैं बता नहीं सकती। एंड इस बात को सुनते ही भाई चार्मी डायरेक्ट इस वोल्केनो के अंदर घुस जाती है बिना अपनी जान की कुछ परवाह किए। एंड इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो हमेशा की तरह एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं और सबसे आगे होते हैं, लेकिन तभी नोएल अपने वाटर वैल्करी आर्मर शूज का यूज करती है और इन लोगों से भी आगे निकल जाती है। एंड इधर मैग्मा लग बेचारे एक शॉर्टकट के चक्कर में बहुत ही गलत जगह फंस गए होते हैं। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं जब चार्मी वोल्केनो मैजिक फिशेस पकड़ने की ट्राई कर रही होती है, तभी इसके जाल में कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी सी चीज फंस जाती है जो इन दोनों को अपने साथ पानी के अंदर खींचने लगती है। लेकिन तभी वो तो को सही टाइम पर मैग्मा लग वहां पर आ जाते हैं और इन दोनों को देखते ही वो चीज वहां से भाग जाती है। और वो बड़ी सी चीज असल में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक स्पाइडर होता है जो इधर नोएल के सामने भी आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी आस्था और लियो वहां पर आ जाते हैं और नोएल को बचा लेते हैं। लियो स्पाइडर के ऊपर अपना फायर ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है जिससे मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। एंड ये स्पाइडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन दिमाग वाला भी होता है, ये 2 से ज्यादा लोगों से एक साथ लड़ता ही नहीं। एंड तभी इनके पास कैप्टन फुगीलियन और वर्मिलियन आ जाते हैं। एंड वर्मिलियन इन सबसे कहती है शायद अब तुम लोग समझ गए होगे कि हम लोग तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। नहीं, मैं नहीं समझा। हाँ, तुम तो नहीं समझे होगे क्योंकि उसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। खैर, मैं तुम लोगों को यहाँ इस मैजिक स्पाइडर को खत्म करने के लिए लाई हूँ जो पता नहीं यहाँ पर कहाँ से आ गया है और इस वोल्केनो के अंदर के सारे क्रीचर्स को मार रहा है। लेकिन फिर तो ये हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था। नहीं बेवकूफ, लड़ाई में तुम्हें कभी पता नहीं होता कि तुम्हारे सामने कैसा खतरा कहाँ से आ जाए, इसीलिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अब उस स्पाइडर को देखने के बाद मैं समझ गई हूँ कि वो स्पाइडर कोई नॉर्मल स्पाइडर नहीं बल्कि एक डंजन का प्रोटेक्टर है जो कि यहीं कहीं आसपास ही होगा। एंड तभी फुगीलियन अपने सैलेमेंडर का यूज करता है और इस डंजन को ढूंढ लेता है जिसकी प्रोटेक्शन वो मॉन्स्टर स्पाइडर कर रहा होता है। फिर ये सारे थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद एक ग्रुप बनाकर इस डंजन के अंदर घुस जाते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर को मारकर डंजन के अंदर के ट्रेजर और बहुत सारे रेयर आइटम्स को लेने के लिए। इन लोगों के सामने 3 रास्ते आते हैं जिसमें ये लोग 2-2 का ग्रुप बनाकर साथ में घुसते हैं। लक मैग्मा एक साथ, लियो रैंडल एक साथ और आस्था नोएल एक साथ। लेकिन लक मैग्मा और आस्था नोएल गलत गेट में घुस गए होते हैं जहाँ पे ढेर सारे ट्रैप्स होते हैं। चारों किसी तरह इन ट्रैप्स से अपनी जान बचा रहे होते हैं। वहीं ये दोनों इस डंजन के एकदम सही रास्ते में घुस गए होते हैं और इस ट्रेजर रूम के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर ये मॉन्स्टर स्पाइडर और ढेर सारे रॉक गोलम्स अटैक कर देते हैं। एंड ये दोनों साथ में मिलके कई मॉन्स्टर गोलम को हरा भी देते हैं। लेकिन क्योंकि ये इतने सारे होते हैं, ऊपर से स्पाइडर भी इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। एंड तभी ये स्पाइडर रैंडल को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लियो भाग जाओ यहाँ से जल्दी वरना तुम भी मारे जाओगे। लेकिन लियो जानता था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता था एंड इसीलिए रैंडल से कहता है नहीं, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता रैंडल, क्योंकि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन अपने राइवल के सामने वीक दिखना नहीं। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि लियो एक रॉयल था जो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता था और इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में था, इसीलिए इसकी अपने आप नोएल की तरह एक नई स्ट्रॉन्ग स्पेल लायंस रेज अनलॉक हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका यूज करके ये एक ही बार में इन सारे गोलम्स और स्पाइडर को खत्म कर देता है और साथ ही साथ उस मैजिक आइटम को भी खत्म कर देता है जो लोग यहाँ लेने आए थे। एंड इसके उस अटैक को देख के आस्था और नोएल भी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। हालांकि इन लोगों को वो सारा ट्रेजर मिल जाता है लेकिन वो मैजिक आइटम नहीं मिल पाता क्योंकि लियो के अटैक की वजह से वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं। पास्ता, मेरा अटैक देखा था ना तुमने? मेरे नए अटैक से मैं तुम्हें फ्राइड पास्ता बना सकता हूँ। क्या बोला तुमने? और मेरा नाम आस्था है। एंड फिर ये सारे उस हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस अपने बेस पे लौट आते हैं। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा इन लोगों के पास सिर्फ 6 महीने होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए और स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। एंड इसीलिए ये सारे के सारे बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नोएल रोज ब्लैक ओशियन पे जाके ओशियन के किनारे बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करती थी और कई बार ओशियन के अंडर वाटर क्रिएचर
नेचर से भी लड़ती थी। गॉर्डन भी रोज पॉइजन फॉरेस्ट जाके बहुत डेंजरस और हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। 4 में पता नहीं क्या सोच के रॉयल कैपिटल के हेड शेफ के अंडर खाना बनाने की ट्रेनिंग करने लग गई होती है और पता नहीं ऐसे कौन खाना बनाने की ट्रेनिंग करता है। एंड एक बार ये ऐसा खाना बना देती है भाई जो जिंदा हो जाता है, जिसको किसी तरह ये सारे लोग फिर मिलके खाते हैं। वेनेसा वापस से इसके घर विच फॉरेस्ट आ गई होती है क्वीन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। एंड क्वीन इसे ट्रेनिंग देने के लिए मान भी जाती है क्योंकि ये भी स्पेड किंगडम में मैगी क्यूला के खतरे के बारे में जानती थी। जोरा भी वापस अपने विलेज लौट जाता है और रास्तों में गुंडों से लड़ के ट्रेनिंग कर रहा होता है। लक मैगमा हमेशा की तरह एक दूसरे से लड़ कर स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं और ग्रे गॉर्डन एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड सिर्फ ब्लैक बुल्स के मेंबर ही नहीं, सारी की सारी मैजिक नाइट स्क्वाड के मेंबर्स फुल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं स्टेज 1 या उससे ऊपर होने के लिए। एंड यूनो भी धड़ाधड़ मिशन पे मिशन कर रहा होता है और आसानी से सारे मिशंस को पार कर रहा होता है। एंड अब इसकी गोल्डन डॉन स्क्वाड के सारे ही मेंबर्स यहाँ तक कि एल्केडोर भी यूनो की स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करने लग गए होते हैं। एंड कोई भी इसे अब अपने से नीचे नहीं समझता। मतलब एक तरह से समझ लो जितने भी मैजिक नाइट्स थे वो धीरे धीरे ही सही लेकिन दिन पर दिन और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। एंड पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम जो एल्स के अटैक की वजह से तबाह हो गया था वो धीरे धीरे रिबिल्ड हो रहा था। लेकिन क्योंकि क्लोवर किंगडम बहुत ज्यादा बड़ा था और लोग और पैसे काफी कम, इसलिए काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था। और जो बहुत दूर के छोटे छोटे टाउन्स या विलेजेस थे जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं या फिर वो लोग रहते हैं जिनके पास बिल्कुल ना के बराबर मैजिक होता है, वहां तक की अभी मरम्मत शुरू ही नहीं हुई होती और उन तक कोई मदद भी नहीं पहुंची होती क्योंकि इतने लोग और पैसे ही नहीं थे। और जैसा कि तुम्हें याद होगा कि उन एल्स के अटैक में कई लोगों ने अपने घर और अपने परिवार को खोया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा थे और उनका क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स के ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। और उन सब लोगों में से एक थी डाजू जो अपने हस्बैंड और मम्मी के साथ यूलू टाउन में रहती थी और इसके पास ना के बराबर मैजिक होता है और बस दूसरों के मैजिक को ये एक साथ कंबाइन कर सकती है, यही इसका मैजिक था। एंड ये किसी तरह बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर अपना गुजारा करी होती है, लेकिन फिर उन एल्स के अटैक के टाइम पर इसका घर इसके हस्बैंड और इसकी मम्मी के ऊपर गिर गया था। लेकिन क्योंकि इसके पास जरा सा भी मैजिक नहीं था इसलिए ये उन दोनों को बचा नहीं पाती और वो दोनों इसके सामने खत्म हो जाते हैं। डाजू की सिर्फ एक दोस्त बचती है जिसका नाम होता है बेका, जो कि एक डॉक्टर होती है एंड इसके पास भी बिल्कुल मैजिक नहीं होता। एंड उसी दिन डाजू का पूरा टाउन तबाह हो जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अगले दिन मैजिक कोर्ट वाले झूठी खबर छाप देते हैं कि आस्था एक मैजिकलेस कॉमनर ने एक डीमन की पावर को यूज कर इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन फिर विजिट किंग की वजह से क्योंकि बेगुनाह आस्था को कोई सजा नहीं मिलती, इसलिए ये लोग और ज्यादा फिर दुखी हो जाते हैं। और इनकी तरह एक और आदमी था जिसका नाम था काबवे, जो मैजिक पार्लियामेंट में काम करता था, जिसने अपनी मम्मी को आई ऑफ द डार्क सिन के अटैक में खोया था। एंड ये भी बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा हो जाता है डामानीटो पे क्योंकि इसने विजिट किंग के कहने पर आस्था को 6 महीनों का टाइम और दे दिया था और इसीलिए ये मैजिक पार्लियामेंट को छोड़ देता है। एंड डाजू और बेका के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेता है जिसका नाम होता है द डेमन किलर्स। और इनके ग्रुप को तुरंत ही बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं क्योंकि ये सब के सब बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा थे सारे मैजिक नाइट्स के ऊपर और सबसे ज्यादा आस्था के ऊपर, जो खुलेआम अभी घूम रहा होता है क्योंकि इन लोगों को तो असली सच पता नहीं होता। डेमन किलर्स ग्रुप का एक ही मिशन था, आस्था और उन सारे लोगों को जिनके पास डेमन की पावर से उन्हें मारना और क्लोवर किंगडम के लोगों को इंसाफ दिलाना, क्योंकि इन्हें तो असली सच्चाई पता नहीं थी कि आस्था ने पूरे क्लोवर किंगडम को अपनी डेमन की पावर्स को यूज कर बचाया था। ये डीमन किलर ग्रुप सबसे पहले मैरी को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ये भी उस दिन अपने भाई गॉज के साथ एक एल्फ बन गई थी और बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और बहुत लोगों को मारा था। एंड ये लोग ये भी जानते थे कि मैरी आस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आस्था ने इसको उस दिन अपनी जान को खतरे में डालकर मैजिक कोर्ट में सबके सामने बचाया था। और ये लोग ये जानते थे कि मैरी का यूज कर ये लोग आस्था को ब्लैकमेल कर पाएंगे। फिर ये सारे चुपचाप इधर ब्लैक बुल्स के बेस पे आ जाते हैं जहाँ पे आस्था अकेले अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी बेका इसके पास बेहोश होने का नाटक करती है और जैसे ही आस्था और नेरो इसके पास आते हैं ये एक अजीब से बहुत स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग बॉम्ब का यूज कर देती है जिससे आस्था और नेरो वहीं पर बेहोश होने लगते हैं। अरे वाह, लगता है आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमने एक साथ दो डीमंस को पकड़ लिया। एंड स्लीपिंग पोशन की वजह से ये लोग हिल भी नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी आस्था ने जो ये ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहना था उसे नेरो अपने मैजिक से निकाल कर चुपके से अपने पास रख लेती है। एंड तभी ये लोग आस्था और नेरो को लेके वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी नोएल वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर वापस आ जाती है और इन लोगों को देख लेती है। एंड ये तुरंत ही इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है जिससे आस्था तो इनके चंगुल से बच जाता है लेकिन नेरो अभी भी इनके पास होती है। उस डीमन को अभी के लिए छोड़ दो, हमें उस लड़की के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। एंड तभी काबवे अपना ट्रांसपेरेंट मैजिक यूज करता है एंड इसके पास भी ऑस्कर की तरह ट्रांसपेरेंट मैजिक होता है जिससे अपने साथियों और नेरो के साथ गायब हो जाता है। और फिर ये लोग नेरो को लेकर अपने सीक्रेट बेस पे लौट जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं ये लोग आस्था को डॉक्टर ओमेन के पास लेकर आ जाते हैं जो इन सबको बताते हैं कि आस्था के ऊपर किसी पॉइजन का नहीं बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक स्लीपिंग पोशन का यूज हुआ था जिससे आस्था थोड़े दिनों में होश में आ जाएगा। एंड यामी सर भाई बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि कुछ लोग उनके बेस से उनके स्क्वाड मेंबर को किडनैप कर ले गए। एंड इधर हम
देखते हैं जैसे ही गॉज को पता चलता है कि मैरी को कुछ लोग किडनैप करके ले गए, ये पागल हो जाता है। इसे लगता है कि फिर से डामानीटो ने मैरी को किडनैप किया होगा, तो ये तुरंत ही फिनरल के साथ डामानीटो के पास आ जाता है। लेकिन डामानीटो इससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर एक मैजिक कोर्ट के जज के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की। एंड तभी डामानीटो इसके ऊपर अपनी मैजिक स्पेल यूज कर देता है, लेकिन गॉज क्योंकि पहले से इसके मैजिक स्पेल के बारे में जानता था तो इसने पहले ही अपना एक मिरर डबल बना दिया था एंड ये डामानीटो को दोनों तरफ से घेर लेता है। तुम्हारी ये वीक स्पेल मेरे ऊपर अब किसी काम की नहीं है डामानीटो। ओह तो तुम मुझे हल्के में ले रहे हो हाँ। एंड तभी डामानीटो अपनी एक दूसरी मैजिक स्पेल मैजिक प्रेशर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग हिल भी नहीं पा रहे होते एंड गॉज समझ जाता है कि डामानीटो भी बहुत स्ट्रांग है, अरेस्ट कर लो इन दोनों को। लेकिन तभी वहाँ पर यामी सर और मार्क्स भी आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी लगा था कि डामानीटो ने आस्था और नेरू को किडनैप करवाने का ट्राई किया होगा। ओए तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि इसने फिर से मेरी मैरी को किडनैप कर लिया यामी सर। एंड इसको सुनकर ये लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि डेमन किलर्स ने मैरी तक को किडनैप कर लिया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने किसी को किडनैप नहीं करवाया। मार्क्स मेरी मेमोरीज को तुम चेक कर सकते हो। एंड फिर मार्क्स अपने मैजिक से डामानीटो की मेमोरीज को चेक करता है और उन सबको पता चल जाता है कि सच में नेरो और मैरी को किडनैप के पीछे इसका हाथ नहीं था। लेकिन तभी नोजेल वहाँ पर आ जाता है और जो ब्रेसलेट नेरो ने आस्था से लिया था उसको ट्रैक कर इन सबको पता चल जाता है कि नेरो और मैरी यूलू टाउन में ही कहीं पर है। एंड ये सारे तुरंत यूलू टाउन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तभी ये डेमन किलर्स को वो ब्रेसलेट मिल जाता है जो नेरो ने अपने पास छुपा कर रखा था एंड ये एक मैजिक आइटम का यूज कर देते हैं, जिससे अब ये लोग मैरी और नेरो की एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं कर पाते। इन्हें बस इतना ही पता होता है कि वो दोनों यूलू टाउन में कहीं पर हैं। ये सारे यूलू टाउन में आ जाते हैं जो कि पूरा का पूरा तबाह हो चुका था और हर तरफ बहुत ज्यादा लोग परेशान और दुखी थे। और क्योंकि इन सबको मैजिक नाइट से ही नफरत हो गई थी, इसलिए लोग इन लोगों की कोई मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना तो मैजिक नाइट्स उस दिन आए थे जब एल्व्स ने इनके ऊपर अटैक किया था और ना ही अभी तक इन लोगों ने इनके पास कुछ मदद भेजी। एंड फिर इधर हम यामी सर और फिनरल को देखते हैं जिसके सामने डाजू आ जाती है एंड डाजू इन दोनों को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है। एंड तभी फिनरल इससे पूछता है हेलो मिस, आपने कहीं इस लड़की को देखा है क्या? जिसको देखकर डाजू एकदम शॉक्ड रह जाती है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा दिमाग वाली और हिम्मत वाली होती है एंड ये इन दोनों से कहती है तो आप लोग यहाँ पर हमारी मदद कर रहे नहीं बल्कि इस लड़की को ढूंढने आए। हाँ आप लोग उस दिन क्यों नहीं आए थे जब मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड मेरे सामने मारे गए थे? हमें माफ करिएगा, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। एंड फिर डाजू ये कह के वहाँ से एकदम डरी हुई चली जाती है और इन डीमन किलर्स को पता चल जाता है कि मैजिक नाइट्स यहाँ आ चुके हैं। मैरी मैरी कहाँ हो मेरी प्रिंसेस? ओह क्या मैं सच में तुम्हारी प्रिंसेस हूँ? नहीं कौन हो तुम? मेरा नाम ही है मैगी, तुम ही तो बुला रहे हो मुझे। मैं मैगी नहीं मैरी बोल रहा हूँ। एंड फिर ये सारे के सारे एक साथ फिर से मिलते हैं और इन्हें डीमन किलर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला होता। लेकिन तभी नोजेल बोलता है यामी हमें वापस से हमारे ब्रेसलेट का सिग्नल मिल रहा है। एंड ये लोग तुरंत ही उस ब्रेसलेट का पीछा करने लगते हैं, लेकिन डेमन किलर्स वाले ने चालाकी से इस ब्रेसलेट को एक कौवे को पहना दिया था, जिससे ये लोग वहाँ से बहुत दूर आ जाते हैं। एंड ये लोग समझ जाते हैं कि डेमन किलर्स वाले बहुत तेज हैं। फिर इधर हम काव्य और इन लोगों को देखते हैं। मेरे हिसाब से हमें इन दोनों को अभी मार देना चाहिए। नहीं, हमें इनका यूज करना होगा असली डीमन आस्था को पकड़ने के लिए। और फिर अगले दिन हम देखते हैं आस्था फाइनली होश में आ जाता है और विज़र्ड किंग और ये सारे लोग एक मीटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को हार्ट टाउन में एक नोटिस दिखी थी डेमन किलर्स की तरफ से, जिसमें लिखा था कि ठीक दोपहर 12 बजे कल डेमन किलर्स वाले 2 डीमन बच्चों को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब खत्म करेंगे, जो कोई और नहीं बल्कि नेरो और मैरी थे। और डीमन किलर्स के पास एक ऐसा मैजिक चेन था जिसकी वजह से नेरो अपने मैजिक तक को यूज नहीं कर पा रही थी, और एक बैरियर मैजिक भी था जिसपे अगर एक भी मैजिक अटैक लगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा और जितने भी लोग उसके आसपास होंगे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इन सारे लोगों को बहुत सोच समझकर प्लानिंग करना होगा। अगले दिन हार्ट टाउन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं नेरो और मैरी के एग्जीक्यूशन को देखने के लिए, क्योंकि इन सब के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है। एंड सिर्फ ये लोग ही नहीं, पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड, नोजेल, फुगिलियन, जैक, शार्लेट, यूनो की स्क्वाड, यहाँ तक कि डामानीटो भी वहीं पर था। एंड ये लोग ये जानते थे कि ये लोग डेमन किलर ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, वरना वो बैरियर जो उनके पास होगा वो फट जाएगा, जिसकी वजह से सारे लोग जितने आसपास है वो मारे जाएंगे। एंड उस बैरियर को पहले किसी तरह आस्था को खत्म करना होगा अपने एंटी मैजिक से। एंड ये सारे के सारे लोग नजर लगाए बैठे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं डेमन किलर ग्रुप के बाहर आने का। एंड तभी दोपहर के 12 बज जाते हैं एंड डेमन किलर ग्रुप नेरो और मैरी के साथ सबके सामने आ जाते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, ये दोनों भी शामिल थे उस डीमन आस्था के साथ हम लोगों के ऊपर इतनी तबाही और दुख लाने में। इनकी वजह से हमने हमारे अपने लोगों को खोया था। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, हम डीमन किलर्स आप लोगों से वादा करते हैं कि हम उस डीमन आस्था को आप सबके सामने खत्म करेंगे, वो भी आज ही। जिसको सुनकर ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। ध्यान से सुनो डीमन आस्था, हमें पता है कि तुम यहीं पर हो और तुम इंतजार कर रहे हो सही मौके का, ताकि तुम हमारे पास के बैरियर को अपने एंटी मैजिक से खत्म कर सको और अपने साथियों को बचा सको। लेकिन अगर हम उससे पहले ही तुम्हारे साथियों को मार दे तो
एंड तभी ये लोग नेरो और मैरी के ऊपर अपनी तलवार तान देते हैं। अगर 3 की गिनती से पहले तुम हमारे सामने नहीं आए आस्था तो तुम्हारे दोनों साथी मारे जाएंगे। एंड इसको सुनते ही मजबूरन हमारे आस्था भाई को इनके सामने आना पड़ता है। एंड ये सारे के सारे लोग आस्था को पत्थर से मारने लगते हैं और बहुत ही बुरा भला बोलने लगते हैं। मैं आ गया हूँ तुम लोगों के सामने, अब नेरो मैरी से दूर हटो। ठीक है। एंड जैसे ये लोग मैरी और नेरो से दूर हटते हैं, ये देखते हैं असली आस्था भाई ठीक इनके ऊपर होते हैं एंड अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इनके बैरियर को खत्म कर देते हैं। एंड ये सारे के सारे एकदम शॉक रह जाते हैं एंड ये सारे लोग तुरंत ही इनके सामने आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। डार्क मैजिक, डार्क स्लैश। एंड ये आस्था जो इनके सामने आया होता है वो असल में ग्रे थी, लेकिन तभी जितने भी लोग वहाँ पर थे आसपास वो सारे इन लोगों की मदद करने लगते हैं वहाँ से भागने में। एंड ये लोग दोबारा से काव्य के ट्रांसपेरेंट मैजिक का यूज कर वहाँ से भागने लगते हैं एंड हर तरफ स्लीपिंग पाउडर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे ये लोग यहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन आस्था अपनी की का यूज कर इन लोगों के सामने आ जाता है। बहुत अच्छे, सही टाइम पर आए तुम। अब चुपचाप अपनी ग्रिम वॉर हमें दे दो वरना तुम्हारे दोनों दोस्त मारे जाएंगे। एंड अब बेचारा आस्था तो कुछ कर सकता नहीं था, तो ये अपनी ग्रिम वॉर को इन्हें दे देता है और ये लोग आस्था को भी वो मैजिक चेंज पहना देते हैं और ये लड़की आस्था के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लेड मैजिक अटैक से अटैक कर देती है। लेकिन तभी यूनो वहाँ पर आ जाता है और आस्था को बचा लेता है। एंड इस सही मौके का फायदा उठाकर आस्था किसी तरह मैरी को इन लोगों से छुड़ा लेता है। अरे नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी, और वैसे भी अब इसकी ग्रिम वॉर हमारे पास है। एंड तभी इन डेमन किलर्स में से एक फिर से अपने उसी बैरियर मैजिक का यूज कर देता है और बैका अपने स्मोक बॉम्ब का, जिसकी मदद से ये लोग नेरो और आस्था की ग्रिम वॉर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे नहीं आस्था, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो तुम्हारी एंटी मैजिक भी नहीं है। अब चिंता मत करिए, आस्था का असली मैजिक उसका एंटी मैजिक नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? सही कहा तुमने यूनो, मेरा असली मैजिक है, कभी ना गिव अप करना। एंड अब क्या होगा भाई, आस्था के पास उसकी ग्रिम वॉर नहीं है और इन लोगों को कुछ नहीं पता चल सकता कि कहाँ पे डीमन किलर्स हैं और नेरो को लेकर कहाँ गए हैं। तो अब आखिर कैसे आस्था बचाएगा नेरो को बिना उसकी ग्रिम वॉर के, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेना। और हाँ, अगला पार्ट भाई बहुत ज्यादा मस्त होगा, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।